हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से अब्दुल अजीज़ द्वितीय इब्न सौद के विषय में बात करूंगी। यदि हम अब्दुल अजीज़ द्वितीय इब्न सौद के विषय में बात करते हैं तो विश्व के इतिहास में सऊदी अरब के जनक के रूप में तथा पहले राजा के रूप में अपनी पहचान इन्होंने कायम की थी तथा विश्व में इन्हें इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने विशाल सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कई सुधार भी किए थे, जिस कारण इन्हें सऊदी अरब के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। इब्न सौद को हम आधुनिक सऊदी अरब के साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे भी याद करते हैं तथा यदि हम इनके प्रारंभिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में यदि बात करें तो इनका जन्म 1880 में हुआ था तथा इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान बिन फैजल था तथा इनकी माता का नाम सरा अल सौदेरी था। अगर हम अब्दुल अजीज़ के पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि उनके परिवार का अरब शक्ति के केंद्र के रूप में 130 वर्षों का इतिहास रहा था। 1892 में प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए नज्द पर अधिकार कर लिया था तथा अब्दुल अजीज़ के पिता अब्दुल रहमान, जो उस समय सऊदी अरब के राजा थे, को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। यहाँ पे यदि हम और अधिक चर्चा करते हैं इब्न सौद के विषय में तो हम यह देखते हैं कि इब्न सौद का बचपन कठिनाइयों के दौर से गुजरा था। अपने पिता के साथ वह निष्कासित जीवन को अरब के शहर कुवैत में बिता रहे थे और इस बात के चिंतन में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वह अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस प्राप्त कर सके। यदि हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उनके आगे के जो किस प्रकार से उनके द्वारा कार्य को करना प्रारंभ किया गया या साम्राज्य निर्माण का जो कार्य वो किस प्रकार से प्रारंभ किया गया, तो हम यहाँ पे यह देखते हैं कि 1902 में इब्न सौद ने अपने राज्य को फिर से जीत लिया था या अपने अधीन कर लिया था। अगर हम उसके प्रारंभिक शासन व्यवस्था या सत्ता में रहने का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि 1902 में उसने अपने पिता के राज्य को जीता था। तब से लेकर वह लगातार 10 वर्षों तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत प्रयासरत रहा था। आगे नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इब्न सौद के विषय में तो इब्न सौद के समय इमाम नाम से प्रख्यात कासिम तथा उसके उत्तराधिकारी ने सूबेदार का बहिष्कार कर अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। इब्न सौद एक कुशल सेनापति भी रहा था तथा साथ ही साथ वह एक बहादुर सैनिक भी था और उसने 1906 में समार के शासक को युद्ध में हराकर अपने बहादुरी का परिचय दिया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इब्न सौद की प्रारंभिक सफलता के विषय में तो इससे जो है हम देखते हैं कि धक्का पहुंचा था जब 1908 में तुर्की ने हिजाज रेलवे को मदीना तक बढ़ाने के पश्चात मक्का के आमीर के पद पर शरीफ हुसैन को नियुक्त कर दिया था। यहाँ पे यदि हम शरीफ हुसैन के विषय में बात करते हैं तो शरीफ हुसैन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा था तथा वह साथ ही साथ मोहम्मद साहब का वंशज भी था और यही कारण था कि उसे अरब की जनसाधारण के बीच इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। शरीफ हुसैन ने यह प्रयास किया कि अरब प्रायद्वीप में फिर से तुर्क सत्ता स्थापित किया जा सके। शरीफ हुसैन के द्वारा इब्न सौद के भाई साद इब्न सऊद को हिरासत में लेकर इब्न सौद पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वह तुर्की का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। इब्न सौद की सबसे अधिक कठिनाई यही रही थी कि अरब प्रायद्वीप में 5 रियासत तो थे, इसके अतिरिक्त अत्यधिक स्वतंत्र कबीले भी विद्यमान रहे थे। तो यहाँ पे इब्न सौद यदि अपने वर्चस्व को स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा था तो यहाँ पे जो कठिनाई उसके समक्ष आ रही थी, पहला तो वह कि अरब प्रायद्वीप में 5 रियासत थे और इसके अलावे स्वतंत्र कबीले भी रहे थे। जैसा कि हम सऊदी अरब या फिर जितने भी हैं इस क्षेत्र के
साम्राज्य रहे थे। प्राचीन समय से ही यहाँ पे कबीलों का बहुत अधिक वर्चस्व रहा था और इसी को हम देखते हैं कि इब्न सौद भी इसे कठिनाई के तौर पे इसका सामना कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कबीले जो थे वो इस समय स्वतंत्र हो गए थे। इब्न सौद ने इस स्थिति को देखते हुए इस्लामी भाईचारे का प्रचार एवं प्रसार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया सामाजिक संगठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था तथा हमें यह देखने को मिलता है कि शिक्षा के विकास के साथ ही साथ कई नई मस्जिदों का भी निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे जो है इब्न सौद के द्वारा इस्लामी भाईचारे का प्रचार प्रसार भी उसके द्वारा किया गया था और एक नए सामाजिक संगठन के मार्ग को भी इसने प्रशस्त किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हमें देखने को मिलता है। आगे यदि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और अधिक इब्न सौद के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि इस्लामी भाईचारे की भावना के प्रचार एवं प्रसार से जो नई सामाजिक संगठन अस्तित्व में आई थी, इसके वजह से उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई थी। नया सामाजिक संगठन उभर करके सामने आया था, जिस कारण इब्न सौद काफी शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पे या इसका जो शक्तिशाली व्यक्तित्व था वह उभर करके हमारे समक्ष आता है। इसके बाद वह तुर्कों के विरुद्ध युद्ध के लिए अग्रसर हो गया था और तुर्कों को हराकर अल हासा के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे ये हमें याद रखना होगा कि तुर्की जो है वह दबाव बना रहा था एक समय में इब्न सौद पर कि उसका जो एकाधिकार था उसे अपना ले, परंतु यहाँ पे इब्न सौद इसे स्वीकार नहीं किया था और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके विरुद्ध उसने युद्ध भी किया और साथ ही साथ उन्हें हरा करके अल हासा के बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया था। इब्न सौद के शासनकाल की एक प्रमुख घटना रही थी अंग्रेजों के साथ में संधि। इब्न सौद का राज्य बहुत अधिक विस्तृत हो चुका था तथा फारस की खाड़ी तक पहुंच गया था और इसी कारण सऊदी अरब के तरफ अंग्रेज का ध्यान आकर्षित हो गया था। यहाँ पे सऊदी अरब का क्योंकि बहुत अधिक लगातार हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार हो रहा था और अंग्रेज जो थे वो भी साम्राज्य विस्तार पे बहुत अधिक विश्वास रखते थे, जिस कारण अंग्रेजों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था। आगे यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऐसे परिस्थिति और उत्पन्न हुए थे इब्न सौद के समक्ष, तो हम देखते हैं कि इसी समय 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था तथा अगले साल अंग्रेजों और इब्न सौद के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि में यह शर्त थी कि महायुद्ध में इब्न सौद तटस्थ रहेगा तथा ब्रिटेन के मित्र और अपने पड़ोसी राज्य हिजाज के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के यह जो यहाँ पे संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ में इब्न सौद की, उसमें पहला यह रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो कि 1914 में हुई थी, इसमें हम देखते हैं कि इब्न सौद से यह शर्त रखी गई थी कि वह महायुद्ध के समय में तटस्थ बना रहेगा। तटस्थ का अर्थ ही होता है कि किसी भी पक्ष का साथ नहीं देगा और दूसरा कि वह अपने पड़ोसी जो उसका राज्य था हिजाज, उसके विरुद्ध कोई भी युद्ध नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के इब्न सौद जो है उसने तटस्थता की नीति ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में अपनाई थी। इब्न सौद के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना हिजाज के राजा हुसैन के साथ युद्ध रही थी। यह युद्ध का प्रमुख कारण जो रहा था वह यह था कि इब्न सौद और हिजाज के बीच में धार्मिक जो विश्वास थी उसमें भिन्नताएं थीं और यही कारण था कि दोनों के बीच में कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कारण भी बना था। इब्न सौद जो था उसे वहाबियों का समर्थन प्राप्त था और यहाँ हिजाज को सच्चा मुसलमान जो है नहीं माना जाता था, क्योंकि हिजाज मदिरा का सेवन करता था, धूम्रपान करते थे, दाढ़ी बनाते थे और कुरान के विरुद्ध आचरण करते थे। और इसी तरह शरीफ हुसैन भी वहाबियों के आचरण को धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध मानते थे। तो यहाँ पे जो मेनली हम देखते हैं कि जो आधार रहा था हिजाज और इब्न सौद के बीच में युद्ध होने का, वो रहा था धार्मिक विश्वास की भिन्नताओं को लेकर के। आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं इब्न सौद के विषय में, तो 1919 में यह युद्ध आरंभ हो गया था। हिजाज की सेना का नेतृत्व शरीफ का पुत्र अब्दुल्ला कर रहा था। इसमें अब्दुल्ला को हार ही
का सामना करना पड़ा था तथा दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इब्न सौद के साथ में जो हिजाज का युद्ध हुआ था 1919 में, सबसे पहला तो यहाँ जो ध्यान रखने योग्य बात है कि हिजाज की सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो वो शरीफ का पुत्र अब्दुल्ला कर रहा था। इस युद्ध में अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा था और दोनों ही पक्षों के बीच में संधि के साथ में यह युद्ध समाप्त हो गया था। 1920 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ब्रिटेन के द्वारा हिजाज को दी जा रही आर्थिक सहायता बंद कर दी गई थी, जिससे हिजाज के शासक शरीफ हुसैन की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। तो यहाँ पे 1920 में ब्रिटेन के द्वारा हिजाज को जो आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही थी उसे अचानक से बंद कर दिया गया था, जिस कारण यहाँ पे हिजाज के जो शासक रहे थे शरीफ हुसैन, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वह दयनीय हो गई थी। इब्न सौद के शासन के समय की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हम अंग्रेजों के विभाजन की नीति को भी देख सकते हैं। जैसा कि हमेशा हम जानते हैं कि अंग्रेजों का रणनीति जो हमेशा ही रहा था डिवाइड एंड रूल का रहा था, और ये भी जो नीति रहा था अंग्रेजों का, यह हमें इस समय में दिखाई देता है, जिसका अनुसरण करते हुए अंग्रेजों के द्वारा अब्दुल्ला को ट्रांस जॉर्डन में तथा फैजल को इराक में स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो यही यहाँ पे दर्शाता है अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि अंग्रेजों के द्वारा जो अब्दुल्ला था को ट्रांस जॉर्डन का स्वतंत्र शासक बना दिया गया और फैजल को इराक में स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया गया। इब्न सौद का इसके कारण अंग्रेजों से मोह भंग हो गया था और उसने अपने पुत्र को असीर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था तथा हेल प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया था और इसके साथ ही साथ समेर कबीले को नज्द राज्य में शामिल कर दिया था। यहाँ पे इब्न सौद जो है उसने जब ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या विभाजन की नीति को देखा तो इससे जो है उसका अंग्रेजों के प्रति जो एक झुकाव रहा था वह भंग हो गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने पुत्र को असीर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, हेल प्रदेश को अधिकार में ले लिया और समेर कबीले को नज्द राज्य में शामिल कर दिया। 1925 में इब्न सौद ने एक महत्वपूर्ण शासन विस्तार के क्रम में जेद्दाह पर विजय प्राप्त कर ली। इब्न सौद ने 8 जनवरी 1926 को हिजाज के शासक के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। इसके बाद भी वह शांति से नहीं बैठा तथा उसने आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। 18 सितंबर 1932 को उसने राजा की उपाधि धारण कर ली थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार इब्न सौद जो है उसका संघर्ष भी हुआ हिजाज के शासक के साथ ही साथ में हमें यह भी देखने को मिलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जिस समय उसको तटस्थता की नीति को अपनाना था उसने तटस्थता की नीति को अपनाया। जब अपनी स्थिति को वो मजबूत कर पाया था उस समय वो अंग्रेजों के खिलाफ में जा करके भी कार्य किया था। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि 1925 में उसे जेद्दाह पर विजय भी हासिल हुई थी और 8 जनवरी 1926 को हिजाज के शासक के रूप में खुद को स्थापित भी कर लिया था। आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया जिसे उसने अपने राज्य में मिला लिया था, जिससे यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि उसने अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था और बहुत हद तक कर चुका था जब उसने 18 सितंबर 1932 को राजा की उपाधि ग्रहण की थी। आगे यदि हम देखते हैं इब्न सौद के विषय में कि किस प्रकार से उसने अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किया था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इब्न सौद ने 1930 में ट्रांस जॉर्डन के साथ तथा 1931 में इराक के साथ संबंध सुधारने के लिए संधि की थी। तो जिस समय उसने अपने आप को शासक के रूप में घोषित किया उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने संबंध सुधारने का प्रयास भी किया था जिससे कि उसकी साम्राज्य को और सशक्त बनाया जा सके, और इसी के अधीन उसने 1930 में ट्रांस जॉर्डन के साथ में और तथा 1931 में इराक के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य किया था। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि इब्न सौद ने इमाम याहिया को युद्ध में परास्त कर उसे यमन की संधि के लिए
बाध्य भी किया था। तो यहाँ पे इमाम यहिया को युद्ध में परास्त कर उसे यमन की संधि के लिए बाध्य करना भी कहीं ना कहीं इब्न सौद के वर्चस्व को ही दर्शाने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न सौद ने अपने प्रारंभिक जीवन में अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के साथ ही साथ अन्य राज्यों पर विजय अभियान चलाकर तथा संधि के द्वारा कई राज्यों के साथ संबंध सुधार कर एक विशाल अरब साम्राज्य की स्थापना की, और यही कारण रहा था कि उसे सऊदी अरब के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो यहाँ पे इब्न सौद के द्वारा एक विशाल अरब साम्राज्य की स्थापना किया जाना, जिस वजह से उसे सऊदी अरब के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शायद इब्न सौद यदि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए साम्राज्य का विस्तार नहीं करता, जिस समय वह युद्ध कर सकता था उसने युद्ध किया, जिस समय उसे तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए थी उसने तटस्थता की नीति अपनाई, और इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में या वहाँ पे उस क्षेत्र में एक विशाल अरब साम्राज्य की उसने स्थापना कर पाई थी। और सऊदी अरब के इतिहास में इसलिए इब्न सौद को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं इब्न सौद के विषय में, जिस समय उसके परिवार का जो वर्चस्व था जिस समय खत्म हो गया, उसको वो वहाँ जीरो लेवल से उठ करके अपने आप को ऊपर लाया और पूरे साम्राज्य को अपना अरब साम्राज्य के तौर पे स्थापित कर पाया था। जहाँ तक उसका हम कह सकते हैं विदेश नीति का भी सवाल रहा था, तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का साथ देते हुए, जो कि उस समय की मांग भी रही थी, उसने तटस्थता की नीति अपनाई। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यह देखेंगे कि इब्न सौद ने किस प्रकार से सभी क्षेत्र में सुधार करते हुए एक विशाल साम्राज्य के साथ साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य की भी स्थापना कर पाई थी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।